हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कंप्यूटर के जो हमारा लास्ट सेशन था और लास्ट सेशन में हम देख रहे थे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जो हमारा लास्ट सेशन रहा था उसमें हम लोग देख रहे थे एलिमेंट्स ऑफ विंडोज, है ना। विंडो के एलिमेंट्स के बारे में हम देख रहे थे। तो विंडो एलिमेंट में लगभग हम लोगों ने जो है डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में बात की थी। भाई विंडो के एलिमेंट्स जो थे, यानी विंडो के घटक, कि भाई विंडो के घटक क्या क्या होते हैं या उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ना। तो विंडो एलिमेंट्स पे जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हम लोग डेस्कटॉप के बारे में पढ़ चुके थे। भाई डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है? कंप्यूटर को ऑन करते ही सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वो होती है डेस्कटॉप स्क्रीन। फिर हमने देखा कि इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे मतलब कंप्यूटर को ऑन करते ही जो सबसे पहले खुलता है, जो स्क्रीन पहले खुलती है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो वो कहते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, ठीक है। फिर सेकेंडली हमने बात करा कि इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर आइकन होते हैं। भाई जो भी फाइल या फोल्डर जो भी होते हैं वो आइकन के रूप में डेस्कटॉप स्क्रीन पे प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। और ये आइकन में भी अगर जो हम बात करें तो आइकन में जैसे हम लोगों ने देखा था माई कंप्यूटर वाला, माई कंप्यूटर आइकन देखा था। माई कंप्यूटर के अंदर क्या होता है भाई? माई कंप्यूटर की अगर हम बात करें, माई कंप्यूटर आइकन जिसमें कि एक कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डाटा या फाइल स्टोर किए गए हैं वो उन सब की सूचनाएं जो है इस माई कंप्यूटर वाले आइकन पे दिखाई देती है। और एक बात की हमने माई डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो एक प्रोग्राम के अंदर आप जो भी फाइल बनाते हो वो बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट वाले आइकन में जाके सेव हो जाती है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स मतलब ये जो है हमने आइकन के अंतर्गत इन दो आइकन्स के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था मेन्यू। मेन्यू वाला ऑप्शन, मेन्यू ऑप्शन की भाई जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम की लिस्ट, इस कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी प्रोग्राम हैं उन सभी प्रोग्रामों की ऑप्शन की या विकल्पों की जो लिस्ट होती है वो हमें मिलती है मेन्यू वाले आइकन में, ठीक है। उसके बाद में हमने एक पढ़ा था रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन कितने लोगों को याद आ गया है भाई? रिसाइकिल बिन का नाम सुनते ही कि भाई ये जो रिसाइकिल बिन है ये क्या यूज होता है। रिसाइकिल बिन की हम बात करें, एक मिनट, है ना। रिसाइकिल बिन की हम बात करें तो डिलीट की हुई गई फाइल्स, डिलीट की गई फाइल्स जो है वो बाय डिफॉल्ट का मतलब डिलीट की गई फाइलें जो है वो कहाँ जाती है? डिलीट की गई फाइल जो है वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो है किसके साथ में शिफ्ट डिलीट की, शिफ्ट प्लस डिलीट की के साथ में अगर कोई फाइल डिलीट कर दी है तो फिर वो आपको यार रिसाइकिल बिन में नहीं मिलेगी। लेकिन आपने नॉर्मली डिलीट की से कोई फाइल डिलीट की है तो वो आपको कहाँ मिल जाएगी? वो आपको रिसाइकिल बिन में मिल जाएगी, जहां से आप दोबारा उसको पुनः प्राप्त कर सकते हो, दोबारा उसको रिस्टोर कर सकते हो। लेकिन शिफ्ट प्लस डिलीट की के साथ में अगर आपने कोई फाइल डिलीट की है तो वो आपको रिसाइकिल बिन के अंदर नहीं मिलेगी। क्लियर है यहाँ पे? चलिए, उसके बाद में हमने, अगर मैं बात करूं रिसाइकिल बिन हो गया था, उसके बाद में हमने एक पढ़ा था स्क्रीन सेवर के बारे में। तो मैं इधर ही लिख देती हूँ 5 नंबर लगा के कि हमने पढ़ा था स्क्रीन सेवर। क्या होता है स्क्रीन सेवर? जब आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया है और यूजर उस पर कुछ समय तक काम नहीं करे, मतलब यूजर ने कंप्यूटर तो ऑन करके छोड़ दिया लेकिन उस पर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस समय क्या होता है कि कंप्यूटर की जो है कुछ चित्र जो है कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो फोकस है वो पूरा किस पे हो जाता है? उसकी मेन स्क्रीन पे बिल्कुल बीच में हो जाता है। एक ही जगह फोकस होने के कारण, बार बार एक ही जगह फोकस होने के कारण ये हानि हो सकती है कि कंप्यूटर की जो है स्क्रीन है वो जल जाएगी। वो स्क्रीन जले नहीं, इसके लिए क्या होता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ चलते फिरते चित्र जो है, चलते फिरते चित्र मतलब रखे जाते हैं। वो चित्र जैसे ही स्क्रीन पे चलते फिरते रहते हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन का फोकस एक जगह नहीं होता है, ठीक है। वो डाइवर्ट रहती है, वो जैसे जैसे चित्र मूवमेंट करते हैं उस तरीके से स्क्रीन जो है रेस्पॉन्स देती रहती है, वो डाइवर्ट रहती है, एक जगह फोकस नहीं करती है। ऐसे में स्क्रीन जलने का मतलब ऐसे में स्क्रीन नहीं जलती है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर स्क्रीन को जलने से बचाने हेतु उस समय जब यूजर कंप्यूटर तो ऑन कर देता है लेकिन काफी समय तक उस पर लगातार काम नहीं करता है उस समय, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर हम लोग पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद में बात करूं, हमने एक पढ़ा था स्क्रीन सेवर के बाद में, हमने पढ़ा था विंडो एक्सप्लोरर। क्या पढ़ा था भाई? विंडो एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ा था। तो विंडो एक्सप्लोरर एक तरीके से तो क्या है भाई? वेब ब्राउजर है। विंडो एक्सप्लोरर की बात करें एक तरीके से वेब ब्राउजर है, ठीक है। विंडो एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर अनुप्रयोग के लिए इसको उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में फाइलों एवं फोल्डरों को मैनेज करके सिस्टम की दक्षता यानी यूटिलिटी बढ़ाने हेतु इसका उपयोग होता था विंडो एक्सप्लोरर का, विंडोज एक्सप्लोरर का। सॉरी, है ना, अगर मैंने
यहाँ बोला, चलो ठीक है, सॉरी है ना। ये जो 6 नंबर का जो ये पॉइंट है, इसको एक बार फिर से ध्यान से सुनना है। इससे पहले जो भी मैंने बोला, हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक मुझसे हो गई हो, ठीक है? तो वापस से सुनना। विंडो एक्सप्लोरर एक फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ये फाइल मैनेजर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों एवं फोल्डर को मैनेज करके उनकी सिस्टम की यूटिलिटी में को बढ़ाता है ना, ठीक है? तो विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट हमने जो है टास्क बार के बारे में पढ़ लिया था हमने। फिर लास्ट जो है इसका 7वां एलिमेंट पढ़ा था टास्क बार। और टास्क के बारे बारे पर अपन ने पढ़ा था भाई, टास्क बार पे एक तो होता है टास्क बार पे एक तो होता है स्टार्ट मेन्यू, और एक होता है सिस्टम ट्रे। स्टार्ट मेन्यू से हम कंप्यूटर को स्टार्ट भी करते हैं, स्टार्ट बटन को हम जो है विंडो बटन भी कहते हैं, ठीक है? तो वो पढ़ा। और साथ ही साथ फिर हमने टास्क बार पे देखा था कि सिस्टम ट्रे होती है। सिस्टम ट्रे जो है उसकी टास्क बार पे दाई और साइड होती है, जिसपे डेट एंड टाइम प्रदर्शित होता है। नोटिफिकेशन का भी जो है, नोटिफिकेशन भी वहीं पे प्रदर्शित होता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम जो है टास्क बार के अंदर पढ़ चुके थे, ठीक है? अब जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, इसका एलिमेंट स्टार्ट बटन, जो कि हालांकि होता टास्क बार पे ही है। टास्क बार का बाई और साइड का जो हिस्सा होता है, टास्क बार का बाई और साइड का जो हिस्सा होता है वो स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू कहलाता है, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट एलिमेंट हम पढ़ने वाले हैं विंडो का, वो है स्टार्ट बटन, ठीक है? तो देखो यहाँ पर एक इमेज आपको दिखाई जा रही है, और इस इमेज के अंदर अगर ये इमेज आपको वहां पे क्लियर दिख रही है, तो देखो कि यहाँ पर सबसे नीचे होती है टास्क बार। और इस टास्क बार पे जो भी प्रोग्राम आपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे अभी आपके ओपन है, या जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, उन सब की सूची यहाँ नीचे प्रदर्शित होती रहती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, गूगल क्रोम भी यहाँ प्रदर्शित होता है, गूगल एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर भी यहाँ प्रदर्शित होता है। साथ ही साथ जो प्रोग्राम, मान लो आपने वर्ड का प्रोग्राम ओपन कर रखा है, तो उसका भी आइकन यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन पे नीचे प्रदर्शित होता है। जो भी आप काम कर रहे हो वो सब इस टास्क बार पे प्रदर्शित होते हैं। अब देखो ये टास्क बार के लेफ्ट साइड, टास्क बार के लेफ्ट साइड एक बटन होता है जिसपे इस तरीके से विंडो का साइन होता है, विंडो साइन होता है। तो इसको जो है विंडो बटन भी बोलते हैं। किसको भाई? स्टार्ट बटन को। इस स्टार्ट बटन को हम विंडो बटन भी कहेंगे, इसी को हम स्टार्ट मेन्यू भी कहेंगे, और ये टास्क बार पे लेफ्ट साइड होता है। क्लियर हो गई बात? अब एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। जैसे हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा भाई, डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है, आइकन क्या है, मेन्यू क्या है, स्क्रीन सेवर क्या है, रिसाइकिल बिन का यूज क्या है, टास्क बार का यूज क्या है, विंडो एक्सप्लोरर का यूज क्या है, वैसे ही हम स्टार्ट बटन का भी यूज देखेंगे। चलिए, स्टार्ट बटन या विंडो बटन। स्टार्ट बटन की अगर मैं बात करूं, तो भाई जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और कोई भी प्रोग्राम उसमें आपको ओपन करना है, तो आप स्टार्ट बटन में ही जाएंगे। जैसे लाइक अगर आपको MS वर्ड प्रोग्राम ओपन करना है, तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, वहां आपको ऑल प्रोग्राम की सूची मिलेगी। उस ऑल प्रोग्राम में से आप MS ऑफिस को ढूंढेंगे, MS ऑफिस को ढूंढकर फिर आप MS वर्ड को खोजेंगे, और आपका MS वर्ड प्रोग्राम जो है वो ओपन हो जाएगा ना। तो मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम हम ओपन करना चाहते हैं, या तो डेस्कटॉप स्क्रीन पे उसका कोई आइकन हो, तो उस आइकन पर क्लिक करके हम उसको डायरेक्ट वहां से ओपन कर सकते हैं। और अगर वहां नहीं है, तो फिर हम स्टार्ट बटन से जाके फिर वो खोलेंगे, ठीक है? अब हम ये स्टार्ट बटन जो है, इस स्टार्ट बटन के लिए हम एक काम, मैंने कल एक बात भी बताई थी कि इस स्टार्ट बटन को जो है विंडो के वर्जन 8 और विंडो के वर्जन 8.1, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था। लेकिन बाद में जैसे ही विंडो का 10 वर्जन आया, इसको वापस से स्टार्ट बटन को उसके अंदर जोड़ दिया। अब इस स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन हमें मिलेंगे, तो अगर पहले ऑप्शन की मैं बात करूं, इसमें पहला ऑप्शन आता है शट डाउन। शट डाउन यानी हम कंप्यूटर को जब बंद करते हैं, तो शट डाउन वाले ऑप्शन का ही यूज करते हैं ना। तो स्टार्ट बटन में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, हम उसके बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन होता है शट डाउन। कंप्यूटर को बंद करने हेतु इसका यूज किया जाता है। फिर एक आता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट कंप्यूटर को बंद करके दोबारा चालू करने हेतु। भाई जब अपन ने बूटिंग प्रोसेस पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई अपन ने? बूटिंग प्रोसेस पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया भी था कि भाई बूटिंग जो है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है कोल्ड बूटिंग, पहली बार जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो वो तो कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और एक होती है वार्म बूटिंग, यानी चल रहे कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट करना हो, और किस वाले से? इस वाले बटन से रीस्टार्ट करोगे आप, तो कंप्यूटर को मतलब रीस्टार्ट करना कि कंप्यूटर कुछ समय के लिए बंद होगा और फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा चालू करने के लिए रीस्टार्ट विकल्प का यूज किया जाता है। शट डाउन, स्टार्ट बटन के अंदर जो है नेक्स्ट ऑप्शन होता है रीस्टार्ट का। क्या होता है भाई? रीस्टार्ट का।
फिर अगर हम बात करें, एक ऑप्शन होता है स्लिप का। किसका ऑप्शन होता है भाई? स्लिप का। जब यूजर कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है, कंप्यूटर चालू है लेकिन कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है और कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद नहीं करना चाहता है, तो यूजर के पास एक ऑप्शन होता है कि कंप्यूटर को स्लिप मोड पे रख दे। ताकि स्लिप मोड पे रखने से क्या होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन भी नहीं चलेगी और ना कंप्यूटर की स्क्रीन को बिजली मतलब बिजली भी उससे नहीं बिजली की खपत भी नहीं हो। तो हम एक तरीके से उसको क्या करते हैं, स्लिप मोड पे डाल देते हैं ना, कि भाई कंप्यूटर को रेस्ट करने के लिए हमने छोड़ दिया है। हम हमारी लैंग्वेज में अगर समझे तो इसी तरीके से कि जब आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हो, कंप्यूटर चालू है लेकिन उसको स्लिप मोड पे छोड़ दो, रेस्ट करने के लिए छोड़ दो। देखो, इसको पावर सेविंग मोड भी कहते हैं, स्लिप को पावर सेविंग मोड भी कहा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का पावर सेविंग मोड है, मतलब जिस समय यूजर कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है उस समय स्लिप मोड पे जोड़ दे, ताकि जो है बिजली बचाने हेतु इसका यूज किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ना आए ना, ठीक है। तो यह कंप्यूटर का पावर सेविंग मोड होता है। जब कंप्यूटर कार्य नहीं कर रहा हो तब तब बिजली बचाने हेतु कंप्यूटर को स्लिप मोड किया जाता है। समझ में आ गई? जब आप कंप्यूटर को स्लिप मोड पे छोड़ दोगे तो इससे क्या होगा, बिजली की बचत होगी। ठीक है, चलिए आगे चलिए। और ऐसा कब करेंगे? जब यूजर को जरूरत नहीं है कंप्यूटर पे अभी काम करने की, ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर को बंद नहीं करे लेकिन उसको स्लिप पे छोड़ दे। चलो, नेक्स्ट आता है इसी के अंदर, किसके अंदर भाई? स्टार्ट बटन में पढ़ रहे हैं हम। स्टार्ट बटन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्विच यूजर। क्या आता है भाई? स्विच यूजर। स्विच यूजर का मतलब है, अगर एक यूजर का अकाउंट ओपन है तो आप एक यूजर के अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्विच यूजर वाला जो ऑप्शन है वो चुनना पड़ेगा। इस ऑप्शन के चुनाव से आप एक यूजर अकाउंट से दूसरे यूजर के अकाउंट पे जा सकते हैं, एक यूजर के अकाउंट से दूसरे यूजर के अकाउंट पे स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर लॉग ऑफ। लॉग ऑफ यानी कि आपने जो अपना अकाउंट खोल रखा है उसको बंद करने के लिए आपको लॉग ऑफ वाली विकल्प को चुनना होगा। तो वर्तमान में कार्य कर रहे यूजर को अकाउंट बंद करने हेतु, अकाउंट या सेशन बंद करने हेतु ना, भाई आप अभी बैठे हो कंप्यूटर पे काम करने के लिए, आपने अपना अकाउंट खोल रखा है कंप्यूटर में, अब आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हो, मतलब कंप्यूटर को बंद नहीं करना चाहते हो लेकिन आप अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हो, तो आपको लॉग ऑफ वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, लॉग ऑफ कमांड करनी पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट बटन में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाइबरनेट। क्या आता है भाई? हाइबरनेट। प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति को हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करने हेतु, प्रोग्राम की वर्तमान स्थिति को हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करने हेतु, भाई प्रोग्राम जो अभी चल रहा है, जिस प्रोग्राम पे आप काम कर रहे हो, मान लो कि आपने एक्सेल का प्रोग्राम ओपन कर रखा है और उसमें आप एक रिकॉर्ड तैयार कर रहे हो, तो प्रोग्राम की जो वर्तमान स्थिति चल रही है तो आप हार्ड डिस्क में इंस्टॉल लिख लो या सेव लिख लो, है ना, सेव करने हेतु, हार्ड डिस्क में सेव करने हेतु हम हाइपरनेट का यूज, क्लियर हो गई बात? तो ये शटडाउन के ऑप्शन थे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी, ये स्टार्ट बटन के ऑप्शन थे, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जैसे स्लिप मोड का क्वेश्चन आता ही आता है ना, और अगर मैं बात करूं लॉग ऑफ का क्वेश्चन भी आता है, तो इनके आपको ऑप्शंस और इनके यूजेस क्या है वो भी आपको याद रखने हैं। चलिए, तो भाई हम बात कर रहे थे किसके ऊपर? हम पढ़ रहे थे एक विंडो के एलिमेंट्स। तो विंडो के एलिमेंट्स में अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है वो होगा कंट्रोल पैनल। क्या होगा भाई? कंट्रोल पैनल होगा, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, अब इसका यूज क्या है? कंट्रोल पैनल, इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे कंट्रोल पैनल के अंतर्गत, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले बात तो ये जो कंट्रोल पैनल होता है, ये एमएस विंडो का, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक प्रशासनिक घटक होता है, जो सिस्टम सेटिंग एवं प्रशासनिक उपकरणों को देखने एवं बदलने की क्षमता रखता है। तो कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम है ना सिस्टम की सारी सेटिंग्स को देख सकते हैं, उसमें कोई बदलाव करना हो तो वो बदलाव कर सकते हैं, और जितने भी विंडो के प्रशासनिक घटक हैं उन सबको भी देखकर उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। विंडो 10 में कंट्रोल पैनल को सेटिंग नाम से जाना जाता है। विंडो 10 के अंदर, विंडो 10 का जो वर्जन है उसके अंदर इस कंट्रोल पैनल को सेटिंग के नाम से जाना जाता है। एक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर से संबंधित सेटिंग में बदलाव करने हेतु, ये जो है कंट्रोल पैनल एक तरीके से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में बदलाव करने हेतु भी बना है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब देखो कि इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, फॉन्ट्स इंस्टॉल करना, मतलब तो आप इरेज, ये कोई गलत प्रिंट हो सकता है, ठीक है। सेटिंग में बदलाव करने हेतु अब इस कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको क्या क्या ऑप्शन हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट
तो इस हेल्प एंड सपोर्ट से क्या होगा, इसके माध्यम से विंडो से संबंधित ऑनलाइन व ऑफलाइन सहायता की जा सकती है। विंडो से संबंधित आपको कोई भी हेल्प चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन से हम जो है उससे संबंधित हेल्प को यूज कर सकते हैं, मतलब हेल्प ले सकते हैं। सर्च वाला ऑप्शन, इसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर फाइल फोल्डर आदि को सर्च किया जाता है। पूछा जा सकता है कि सर्च का ऑप्शन आपको किस जगह मिलता है, तो आपको मिलता है कंट्रोल पैनल पे। कहाँ मिलता है भाई, कंट्रोल पैनल पे मिलता है। और ये कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, अभी जो अपनी विंडो स्क्रीन थी मैं उसमें वहाँ दिखाती हूँ आपको कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रन ऑप्शन, ये रन कमांड, किसी भी प्रोग्राम को जब आप रन कमांड देकर ओपन करना चाहते हो तो ये आपको रन वाली कमांड यूज करनी पड़ेगी। इसके माध्यम से किसी भी प्रोग्राम का नाम, लोकेशन तथा रन कमांड टाइप करके प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है। तो रन कमांड, सर्च, हेल्प एंड सपोर्ट, ये सभी विंडो से रिलेटेड है और ये हमें कहाँ मिलते हैं भाई, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत मिलते हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये भाई यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो विंडो के सभी एलिमेंट कंप्लीट हो गए, लगभग 9 एलिमेंट्स थे, 9 घटक थे। इससे हमने जो है पूरी एक विंडो को कंप्लीटली जान लिया है कि विंडो पे क्या क्या होता है और जो भी फीचर्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं उसके बारे में हमने जान लिया। साथ ही साथ ये भी जान लिया कि किस टाइप के क्वेश्चन है जो यहाँ से पुटअप होते हैं वो भी हमने देख लिया। चले आगे, चलिए अब हम देखेंगे कि विंडो के अंदर जो है इसके मेन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं। विंडो के मेन प्रोग्राम की बात करूं, देखो विंडोज मेन प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। अब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर भाई ये जो है ये क्या काम करता है विंडो के अंदर, ये प्रोग्राम किस लिए काम में आता है। एमएस विंडो के अंतर्गत उपलब्ध एक बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है। क्या है भाई, बाय डिफॉल्ट ये एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर तो है ही है, साथ ही अगर मैं बात करूं वेब ब्राउजर एक्चुअल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर की, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक प्रकार से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कार्य भी करता है। कि ये क्या करता है, कंप्यूटर के अंतर्गत जब हम फाइल या फोल्डर को ढूंढते हैं, है ना, फाइल फोल्डर को खोजने हेतु, उनके रख रखाव करने हेतु इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से ये कंप्यूटर की यूटिलिटी भी बढ़ाता है, इसलिए इसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी रखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो कि ये एमएस विंडो के अंतर्गत उपलब्ध एक डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है। विंडो 10 में इसे वेब ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र में रिप्लेस कर दिया गया था, है ना। जो विंडो 10 था, विंडो 10 का वर्जन था, तो विंडो 10 से पहले जो भी वर्जन थे उसमें ये वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से था। किसके नाम से था भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। विंडो 10 से पहले विंडो के जितने भी वर्जन थे उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र के रूप में यूज़ किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही विंडो 10 आया, विंडो 10 वर्जन आया, और विंडो 10 के वर्जन में इस वेब ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट एज, क्या, माइक्रोसॉफ्ट एज वाले वेब ब्राउज़र में इसको चेंज कर दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के मतलब इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। आप ये याद रख सकते हो कि एक वेब ब्राउज़र के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एज का उस विंडो के किस संस्करण से किया गया, तो विंडो 10 के संस्करण से किया गया, विंडो 10 वाले वर्जन से किया गया, ये याद रख सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ वेब ब्राउज़र के रूप में विंडो के किस वर्जन तक किया गया, तो विंडो 7 तक वर्जन तक किया गया, है ना। फिर विंडो 10 से जो है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज को जो है वेब ब्राउज़र के रूप में उपयोग में लिया गया। ऐसे क्वेश्चन याद रखने भाई। देखो क्वेश्चन की तो हम कह नहीं सकते हैं कि एग्जामिनर का जो है वो माइंड किस तरीके का सेट है, वो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देगा, वो हमें आइडिया नहीं होता है। लेकिन हमारी पूरी ये कोशिश है कि हम सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ बता दें कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन मतलब ऐसी कोई संभावना नहीं बने कि आप क्वेश्चन जो है नहीं कर पाओ। पहले तो हम आपको फैक्चुअल नॉलेज भी यहाँ दे रहे हैं, तो फैक्चुअल नॉलेज के आधार पर भी आप कर पाओगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है सारी नॉलेज हम इसलिए दे रहे हैं ताकि क्वेश्चन को आप अगर घुमा के भी दे दिया जाए, लेकिन आपकी समझ अगर डेवलप है तो आप समझ के आधार पे भी ये जो है अपने क्वेश्चन राइट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर चलिए ये क्लियर हो गया होगा आपका कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है विंडो 10 से पहले वर्जन में वेब ब्राउजर के रूप में हुआ था, और विंडो 10 वाले वर्जन से माइक्रोसॉफ्ट एज, है ना, को यूज़ किया गया था। चलिए, तो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को किससे रिप्लेस किया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज वाले वेब ब्राउजर से इसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। चलिए, अब इसका यूज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज
मतलब जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसका पहली बार यूज़ कहाँ किया गया? विंडो 98 से किया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग विंडो 98 वाले वर्जन में पहली बार किया गया था। ठीक है, विंडो का अपन ने एक प्रोग्राम देख लिया है। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है नोटपैड, एक होता है वर्ड पैड और एक होता है एमएस पेंट। तीनों को जो है, इन चारों को हम लोग ये ना एक एक करके देखते हैं, और भी प्रोग्राम होते हैं इसके अंदर, सबको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नोटपैड। नोटपैड क्या काम आता है? ठीक है, एक्चुअल में ये जो नोटपैड है सामने से एक टेक्स्ट एडिटर होता है। मतलब आप टेक्स्ट से संबंधित कुछ काम करना चाहते हो भाई, अगर आपको नोट्स टाइप करने हैं तो इट मीन्स कि आप टेक्स्ट का यूज करके ही नोट्स टाइप करोगे, तो ये एक तरीके से टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है ना। तो नोटपैड एमएस विंडो के अंतर्गत उपलब्ध एक साधारण टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल को बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर हो गई बात? नोटपैड क्या यूज होता है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नोटपैड में बनी फाइल एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है। नोटपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन टेक्स्ट होता है, डॉट txt होता है ना। वैसे तो अगर बात करूं मैं कि ये जो यहाँ आप लिख लोगे कि इसका एक्सटेंशन होता है डॉट txt। क्या होता है भाई? डॉट txt। यानी ये डॉट txt ये बताता है कि ये फाइल बनी है, ये फाइल नोटपैड की फाइल है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ मैंने लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा नेहा, नेहा डॉट txt। तो आपके सामने ये फाइल फॉर्मेट जब आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये फाइल किस में बनी है, या जैसे कि क्वेश्चन भी मैं बना देती हूँ आपके लिए। सपोज कीजिए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सी एक निम्न में से कौन सी एक टेक्स्ट फाइल है, में से कौन सी एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, कि नोटपैड में बनी फाइल टेक्स्ट फाइल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? टेक्स्ट फाइल कहलाती है। ठीक है, तो भाई निम्न में से कौन सी एक टेक्स्ट फाइल है, और आपके सामने फिर ऑप्शन आ गए, जैसे कि ये ऑप्शन आ गया नेहा डॉट doc, और एक ऑप्शन आ गया आपके पास में नेहा डॉट txt, और एक ऑप्शन आपके पास में आ गया नेहा डॉट xls, और एक ऑप्शन आपके पास में आ गया नेहा डॉट gpt, है ना। क्या आ गया? तो इनमें से आपको देखो सारे मतलब चार फाइल है, चारों फाइल एक ही नाम से है, लेकिन हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर टेक्स्ट फाइल कौन सी है? तो इस फाइल के नाम के बाद में जो ये एक्सटेंशन नेम लगा है, ये होता है फाइल का एक्सटेंशन नेम। ये फाइल का एक्सटेंशन हमें ये बताता है कि ये फाइल किस प्रोग्राम की है ना, किस प्रोग्राम का यूज करके या किस प्रोग्राम में ये फाइल बनाई गई है। तो यहाँ पे डॉट टी टी को देख के हमें पता चल जाता है कि ये जो है फाइल नोटपैड में बनाई गई फाइल है, नोटपैड प्रोग्राम में बनाई गई फाइल है, और यही क्या है? एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मतलब ये एक्सटेंशन नेम ये बताता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सभी फाइल्स की क्या होनी चाहिए, सभी प्रोग्राम के एक्सटेंशन याद होनी, तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखो कि नोटपैड का उपयोग HTML कोड करने हेतु किया जाता है। अब HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि एक प्रकार की क्या है भाई? एक प्रकार की ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका उपयोग इंटरनेट पर सभी वेबसाइट पेज को कोडिंग करने के लिए किया जाता है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट पेज की जो भी कोडिंग होती है वो HTML लैंग्वेज में होती है। तो एक्चुअल में जो ये नोटपैड है इसका उपयोग भी किसमें किया जाता है? HTML कोड करने हेतु किया जाता है। अब जिसे रन करने हेतु वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होती है भाई। आप अगर आप किसी वेबसाइट को खोलना चाहोगे तो आपके पास में वेब ब्राउज़र होना भी ज़रूरी है। वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते। या यूँ कह दो कि वेब ब्राउज़र एक प्रकार का ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप किसी वेबसाइट को रन कर पाते हैं, किसी वेबसाइट पे नेविगेट कर पाते हैं, और वेबसाइट के प्रत्येक वेब पेज पे आप उसको नेविगेट करते हैं, मतलब नेविगेट कर पाते हैं और उनकी सूचनाओं को पढ़ पाते हैं वेब ब्राउज़र की सहायता से। ठीक है? तो यहाँ पर अगर HTML में कोडिंग की गई है तो HTML की कोडिंग हमें पता है कि मेन सबसे ज़्यादा जो है वेब पेजेस की कोडिंग करने के लिए ही की जाती है। तो अब अगर वेब पेजेस भी इस लैंग्वेज में कोडिंग की गई है तो इसके लिए आपको वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए। तो HTML कोड करने हेतु नोटपैड का उपयोग किया जाता है, जिसे रन करने हेतु वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है। HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट HTML या HTML। ठीक है, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये HTML में बनी फाइल है। नोटपैड का रन कमांड क्या होता है? अगर आपको नोटपैड प्रोग्राम ओपन करना है तो इसकी रन कमांड होती है notepad.exe। ये .exe हर प्रोग्राम की रन कमांड की
लिखा होता है, और डॉट ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब है कि इसके आगे जो लिखा है भाई उसी प्रोग्राम की फाइल को क्या किया जा रहा है, ओपन किया यानी यहाँ पर डॉट ई एक्सी नोटपेड डॉट ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि नोटपेड की फाइल खोली जाने वाली है, नोटपेड की फाइल खोली जाने वाली है। ई का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल का मतलब किसी क्रियान्वित करना, हाँ क्रियान्वित करना ही समझ। यहाँ पे आप नोटपैड की फाइल को खोल रहे हो तो फाइल को खोलना ये भी एक काम है, तो ये क्रियान्वित करना होता है। ठीक है, चलिए बात करें आगे। देखो यहाँ पर हमने जो है नोटपैड एक प्रोग्राम पढ़ लिया है, विंडो का एक मेन प्रोग्राम हमने दूसरा मेन प्रोग्राम पढ़ लिया है नोटपैड। विंडो का एक प्रोग्राम होता है जिसे कहते हैं वर्ड पेड। क्या कहते हैं भाई? वर्ड पेड। अब वर्ड पेड है, देखो इससे पहले नोटपैड जो अपन पढ़े हैं वो टेक्स्ट पे आधारित था, मतलब टेक्स्ट टाइप करने के लिए। अब वर्ड पेड की अगर बात आ रही है कि एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जटिल, जहाँ हम लोग जो है शब्दों के ऊपर, मतलब शब्दों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको पूरे पूरे शब्द टाइप करने है ना, तो जहाँ पर आपको शब्द से रिलेटेड काम करना है, टेक्स्ट से रिलेटेड काम करना है तो नोटपैड का यूज़, लेकिन आपको शब्दों से रिलेटेड काम करना है तो फिर वर्डपैड का यूज़। यह एक जटिल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने हेतु किया जाता है। तो वर्डपैड भाई क्या है? डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए किया जाता है। और इससे पहले के सेशन में जहां हमने देखा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही हमने सबसे पहले ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यही देखा था, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड प्रोसेसर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने यानी दस्तावेज तैयार करने हेतु किया जाता है। और फिर उसी श्रेणी के अंदर हमने देखा था कि ऐसे कौन कौन से जो है सॉफ्टवेयर जो कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा MS वर्ड को देखा, वर्ड पेड को देखा, हमने वर्ड स्टार को देखा, और हमने आउटलुक को देखा, है ना। तो ये सारे ही क्या है भाई, ये एक प्रकार के वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में जो इसका एक एग्जांपल है वर्ड पैड, वो विंडो का मेन प्रोग्राम होता है। अब इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि यह एक जटिल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने हेतु किया जाता है। यह एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है। इसमें किए जाने वाले कार्यों में लिखे गए शब्दों को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, शब्दों को रंग बदलना, शब्दों के साथ पेज पिक्चर इंसर्ट करना आदि कार्य होते हैं। वर्डपेड में बनी फाइल का एक्सटेंशन जो है डॉट RTF होता है। क्या होता है भाई? डॉट RTF। RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF की फुल फॉर्म क्या है भाई? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है कहीं भी। देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि डॉट RTF किस प्रोग्राम किस प्रोग्राम में बनी बनी फाइल का फाइल का एक्सटेंशन एक्सटेंशन नेम है। एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। इस तरीके से आ सकता है। और फिर आपको ऑप्शन में दे दिया नोटपेड, ऑप्शन दे दिया आपको वर्डपेड, ऑप्शन दे दिया आपको पेंट, ऑप्शन दे दिया आपको वर्ड MS वर्ड। ठीक है, तो आपको पहचानना है कि भाई ये RTF वाली फाइल कौन सी होती है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वाली फाइल होती है, और ये जो है वर्ड पेड की बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है। इस तरीके से एक्सटेंशन नेम देके आपको प्रोग्राम का नाम पूछ सकते हैं। तो आपको एक्सटेंशन नेम तो सभी प्रोग्राम के याद रखने ही होंगे। ठीक है, और इस तरीके से भी क्वेश्चंस बन सकता है। अगर इसका सेकंड टाइप देखें तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे नोटपैड में, हम नोटपैड की बात कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही तक मैं बात करूंगी। अभी हमने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट नहीं बनाया तो मैं उनका कोई एग्जांपल यहाँ नहीं ले रही। ठीक है, तो भाई जैसे नोटपैड में बनी फाइल का नोटपैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन नोटपैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन नेम निम्न में से निम्न में से निम्न में से क्या है? क्या है? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और फिर आपके पास में ऑप्शन आ गए जैसे कि .RTF, .TXT, .XLS और .DOC।
इस तरीके से है। अब ये सारे ही एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं फाइलों की। अब आपको पहचाना है कि नोटपैड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो भाई देखो इसका आंसर क्या होगा, .txt। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन, फाइल का एक्सटेंशन देके प्रोग्राम का नाम पूछ सकता है, या प्रोग्राम का नाम देके फिर उसके फाइल का एक्सटेंशन का नाम पूछ सकता है। ठीक है, चलिए भाई अपन ने पढ़ ही लिया है, वर्ड पेड में बनी फाइल का एक्सटेंशन .rtf यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आगे बढ़े, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ड पेड का रन कमांड राइट या वर्ड पेड .exe होता है। क्या होता है, .exe, राइट या वर्ड या पेड, है ना, राइट या वर्ड पेड, राइट या वर्ड पेड। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसकी रन कमांड होती है, राइट या वर्ड पेड। ठीक है, और .exe तो समझ में आ गया कि भाई इस प्रोग्राम की जो फाइल है वो खोली जाने वाली है, यानी ये एक प्रकार की एग्जीक्यूटेबल फाइल है। वर्ड पेड में .txt, .doc, .docs आदि फाइल्स को ओपन किया जा सकता है। कि अगर मैं बात करूं .doc, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, डॉक्यूमेंट फाइल है, और डॉक्यूमेंट फाइल है एमएस वर्ड की बनी फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट फाइल कहलाती है। तो आप इसको वर्ड पेड में खोल सकते हो क्योंकि वर्ड से संबंधित कार्य है। .txt की हम बात करें तो इसमें टेक्स्ट से संबंधित कार्य होते हैं भाई नोट पेड के द्वारा, तो वर्ड पेड में खोली जा सकती है। तो ये भी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है कि वर्ड पेड के अंदर हम किस फाइलों को खोल सकते हैं। .txt यानी नोटपैड में बनी फाइल खुल सकती है, यहाँ पे एमएस वर्ड की बनी फाइल यहाँ पे खुल सकती है, ये हमें याद रखना है। चलिए, अब अगर बात करें तो देखो नोटपैड क्या है, नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है भाई, सिंपल टेक्स्ट एडिटर होता है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में अगर हम बात करें वर्ड पेड की, तो वर्ड पेड जो है वो एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स लिखेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एडिटर होता है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट एडिटर होता है वर्ड पेड। तो ये याद रखना है कि निम्न में से कौन सा एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर का नाम आते ही आपको याद क्या रखना है भाई, नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। जबकि हम बात करें वर्ड पेड की, तो वर्ड पेड एक जो है कॉम्प्लेक्स यानी जटिल टेक्स्ट एडिटर है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम आता है एमएस विंडो का, वो है पेंट प्रोग्राम। नाम से ही पता चल रहा है हमें जो है किसी भी चित्र या आकृति को जो है आकृति बनानी है, चित्र बनाना है, मतलब पेंट करना है। पेंट करने का मतलब पहले आप चित्र तो ड्रॉ करोगे फिर जाके उसमें पेंट करोगे। तो चित्र आकृति बनाने के लिए हम जिस प्रोग्राम का यूज करते हैं वो होता है पेंट प्रोग्राम। तो एमएस विंडो के अंतर्गत एक ग्राफिक्स 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 यानी आप समझ गए होंगे चित्र, ठीक है, ग्राफिक्स प्रोग्राम है। के अंतर्गत पीएनजी, .pmp, जेपीजी, जीआईएफ आदि का फाइल का उपयोग किया जाता है। .png, .bmp, .jpg, जैसे जेपीजी की बात है ना, मतलब इन सब की फुल फॉर्म हम एक फुल फॉर्म वाले क्लास के अंतर्गत ही देखेंगे। ठीक है, जैसे कि जॉइंट फोटोग्राफी है ना, जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जॉइंट फोटोग्राफी वगैरह है ना, ऐसे कुछ, टीआईएफ आदि फाइल का उपयोग किया जाता है। ये सभी चित्रात्मक स्लाइड होती है, ये सभी क्या होती है भाई, चित्रात्मक स्लाइड होती है, स्लाइड्स, चित्रात्मक स्लाइड होती है। इस प्रोग्राम के द्वारा किसी पिक्चर को एडिट किया जा सकता है, कोई चित्र आकृति बनाई जा सकती है। पेंट प्रोग्राम का उपयोग करके किसी भी पिक्चर या का फॉर्मेट बदला जा सकता है। अगर पहले से कोई चित्र बनी हुई है, पहले से कोई इमेज बना हुआ है, उसमें आप कोई परिवर्तन करना चाहते हो, तब भी आप पेंट प्रोग्राम का यूज करके चेंजेस कर सकते हो। तो पेंट प्रोग्राम वर्ड विंडो का सॉरी विंडो का पेंट प्रोग्राम जो है वो किसी आकृति को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, और उसमें आप किसी भी तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट बात करें तो भाई पेंट प्रोग्राम की ये ध्यान रखना कौन कौन सा होता है, पीएनजी, पीएमपी, जेपीजी, टीआईएफ। ठीक है, ये फाइल के एक्सटेंशन है, ये फाइल का फॉर्मेट है, पेंट में बनी है ना, पेंट प्रोग्राम में बनी फाइल के फॉर्मेट है ये। इनको देख के भी आपको पहचान करनी है कि ये नोटपैड की फाइल है, वर्डपैड की फाइल है, या पेंट प्रोग्राम की फाइल है। ठीक है, अब आगे देखो कि विंडो मीडिया प्लेयर की बात करें, इस प्रोग्राम के माध्यम से ऑडियो वीडियो फाइल को चलाया जाता है। किसको चलाया जाता है भाई, ऑडियो वीडियो फाइल को चलाया जाता है। ऑडियो वीडियो फाइल जो भी होगी वो विंडो के किस प्रोग्राम के अंदर आएगी भाई, विंडो मीडिया प्लेयर में आएगी। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ .mp3 है ना, mp3 को देख के आपको पता चल जाता है कि भाई ये एक प्रकार की क्या है, जो है ऑडियो फाइल है। ऑडियो फाइल है तो फिर विंडो मीडिया प्लेयर की फाइल होगी। समझ में आएगी बात। चलिए, फिर एक बात करें कैलकुलेटर प्रोग्राम, इसके माध्यम से सामान्य एवं वैज्ञानिक गणनाएं की जाती है। कैलकुलेटर प्रोग्राम से सामान्य व वैज्ञानिक गणनाएं करने के लिए यूज में की जाती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हमने फाइनली जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे मोबाइल या स्मार्टफोन, इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो सभी को पता है कि भाई इनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। और दूसरी मैं बात करूँ जैसे iOS आईफोन के लिए बना हुआ है, विन ओएस जो है
विन ओएस वो भी मोबाइल के लिए बनाया गया है, ब्लैकबेरी जो है वो भी मोबाइल के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर जो है हम ये भी लिख सकते हैं कि मोबाइल या स्मार्टफोन, मोबाइल ये तो जो अभी अपन ने पढ़ा वो कंप्यूटर से संबंधित विंडो थी, ठीक है। अब जैसे अगर मोबाइल या स्मार्टफोन की बात की जाए तो मोबाइल या स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम तो भाई सभी को पता है, एक तो होता है एंड्रॉइड। भाई एंड्रॉइड के बिना तो हमारा मोबाइल चलता ही नहीं है ना, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हमारे, जैसे अगर अभी बात करें अभी लेटेस्ट जो टच स्क्रीन मोबाइल चल रहे हैं सब में एंड्रॉइड होता है, ठीक है। एंड्रॉइड जो है वो गूगल कंपनी के द्वारा, मतलब एंड्रॉइड का पहला वर्जन गूगल कंपनी के द्वारा सन 2008 में है ना लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो एंड्रॉइड जो है वो एक प्रकार का क्या है भाई, मोबाइल, अपना मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर हम बात करें इसकी नए वर्जन की तो एंड्रॉइड 2021 यानी जो कि 2021 है वो भी उसका 19वां वर्जन है लेटेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये कोई क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं लेकिन बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि मोबाइल के वर्जन्स को, ठीक है। और साथ ही साथ आप लिख सकते हो यहाँ एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड के अलावा हम लिख सकते हैं ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी ये भी क्या है भाई, एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ब्लैकबेरी हो गया, आप जो है एक सिम्बा, सिम्बा भी क्या है भाई, सिम्बा भी एक तरीके से हम बात करें तो ये मोबाइल का ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बात करें के अलावा जैसे अगर मैं बात करूँ विन ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ये भी जो है मोबाइल से संबंधित ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा हम बात करें आईओएस, आईफोन से संबंधित, आईओएस यानी कि आईफोन से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये सभी मोबाइल या स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वैसे आएगा नहीं लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक मोबाइल या स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ध्यान में रखना है ना। बाकी इनके वर्जन को लेके न्यू कौन सा लॉन्च हुआ है ऐसा कोई क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, बट सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे जो है फाइनली हम लोगों ने जो है सिस्टम मतलब जो सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक था हमारा वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो एक बार मैं छोटा सा आपको स्लाइड देखी कि भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है ना, वो मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम जो है हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो कि अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने कंप्यूटर का सामान्य कंप्यूटर का सामान्य परिचय कंप्यूटर के सामान्य परिचय की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने जो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर की गुण और मतलब कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर की कमियों के बारे में पढ़ लिया, और कंप्यूटर की जो जनरेशन स्टार्ट हुई थी उससे पहले कौन कौन सी छोटे छोटे जो है छोटे छोटे जो है कि भाई कैलकुलेशन या गणना करने के लिए कौन कौन से उपकरण पहले बन गए थे, जैसे अबेकस, पास्कल, कैलकुलेटर, उन सब के बारे में जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कंप्यूटर का परिचय वाला टॉपिक तो हमने फाइनली पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर सेकंड हमने स्टार्ट किया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक। क्या स्टार्ट किया था भाई, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। अब एक्चुअल में देखो ये हमारा सेकंड टॉपिक था, लेकिन मैं अगर बात करूँ तो इस हार्डवेयर वाले सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हमने काफ़ी कुछ टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर लिए। जैसे हार्डवेयर में अगर बात करें तो हमने जो है लाइक 4 पॉइंट कवर किए हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो एक तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेमोरी डिवाइस, तो हमने मेमोरी वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। प्रोसेसिंग डिवाइस, तो जहाँ हमने सीपीयू, मदरबोर्ड, कनेक्टर पोर्ट, इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो एक तरीके से ये 4 चैप्टर कंप्लीट हुए सिर्फ हार्डवेयर के, मतलब हार्डवेयर वाले टॉपिक से हमने पॉइंट निकाल के ये 4 चैप्टर और कंप्लीट किए हमने हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर वाले में बात करूँ तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया। सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा तो वहाँ पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की पूर्ण जानकारी रखी, और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट किया है। क्या होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, क्यों ज़रूरी है एक कंप्यूटर के लिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन क्या क्या है, नया वर्जन क्या है, और उसके अलावा हमने देखा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक क्या क्या हैं, उन सब के बारे में हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। मतलब फाइनली हमने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यहाँ पे कवर कर लिया। उसके अलावा हमने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सारे पढ़ लिए थे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सामान्य परिचय के तौर पे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी पढ़ चुके। क्लियर है, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस ऑफिस वाला ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, और कंप्यूटर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इस एमएस ऑफिस वाले चैप्टर के अंतर्गत जो है हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है पूरा एमएस वर्ड के बारे में। किसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में। हम पढ़ेंगे पूरा एमएस एक्सेल के बारे में, और हम पढ़ेंगे एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो ऐसे करके जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी ये 3
टॉपिक जो है इस एमएस ऑफिस वाले चैप्टर में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब एक तरीके से हमारे 3 चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एमएस ऑफिस। जब हमने सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने बहुत ही अच्छे से जाना था कि सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं और सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से है ना, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था एक पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में। तो भाई क्या होता है पैकेज सॉफ्टवेयर, जिसको याद आ गया होगा, जिससे पिछली क्लासेस देखी होगी मेरी, तो इजीली याद आ गया होगा कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको जो है छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ एक जगह रखकर फिर बनाया गया हो, या यूं कह दो कि एक से अधिक या दो से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समूह में रखकर एक बड़े सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, और वो बड़ा सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाया, पैकेज सॉफ्टवेयर। यानी पैकेज सॉफ्टवेयर में छोटे छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो समाहित होते हैं। देखो भाई एमएस ऑफिस की जो बात करें तो इसके अंदर ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आते ही हैं, इसके अलावा एमएस एक्सेस, एमएस लुकआउट, आउटलुक, ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो इसमें 3 से 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिलाकर इस एमएस ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पर जो इसकी सामान्य से जानकारी वो हमें पक्का ही याद कर लेनी है कि ये एक प्रकार का पैकेज सॉफ्टवेयर है, ये एक प्रकार का पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक, ये याद रखना है। चलो अब नाम से पता चल रहा है एमएस का मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया होगा इसको, ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक जीयूआई, यूआई की फुल फॉर्म सभी को याद होगी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जीयूआई पर आधारित एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है। और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अब बार बार मेरी क्लास में चर्चा नहीं करूंगी। यूजर इंटरफेस के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, सीयूआई आधारित और जीयूआई आधारित। अगर आप कंप्यूटर को कमांड देकर अपनी बात समझाते हो तो सीयूआई मतलब सीयूआई आधारित इंटरफेस हो रहा है। अगर आप कंप्यूटर में किसी चित्र के द्वारा कंप्यूटर से बातचीत करते हो तो फिर वो जीयूआई आधारित है, ठीक है। तो 2 ही प्रकार के इंटरफेस होते हैं, सीयूआई और जीयूआई, ठीक है। वही माइक्रोसॉफ्ट जो है मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी इसमें आइकन का यूज करके या इसमें प्रोग्राम जो काम में लेते हैं हम, उसमें सब में चित्र होंगे और चित्र के द्वारा ही हम जो है कंप्यूटर को कमांड देते हैं। जैसे जैसे हम वर्ड पढ़ेंगे, वर्ड में हम जब टैब्स के बारे में पढ़ेंगे तो टैब्स में प्रत्येक कमांड का क्या चित्र वहाँ बना हुआ है वो सब अपन देखेंगे। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है। क्लियर होगी। यह एक बहुत सारी एप्लीकेशंस को समूह में लाकर एक सॉफ्टवेयर के रूप में काम में लिया जाता है, जिससे कंप्यूटर में किसी भी कार्य को करना सरल हो जाता है। अब जैसे इसमें एक से अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो देखो अगर आपको डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो आपको एमएस वर्ड इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है पावर पॉइंट इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपको एक रिकॉर्ड तैयार करना है तो एक्सेल आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगा। मतलब एक से अधिक कार्य यहाँ पे कर सकते हो तो कार्य करना ईजी हो जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सब एक से अधिक कार्य को करने के लिए आपको जो सारे प्रोग्राम है एक ही जगह एक ही स्थान पे मिल रहे हैं, तो आपको अलग अलग जगह से उसको खोजना नहीं पड़ेगा। क्लियर ये बात। चलिए आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यह एक प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है। तो चलिए देखो पैकेज सॉफ्टवेयर का तो मतलब समझ में आ ही गया आपको कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक प्रकार का पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर यानी छोटी छोटी एप्लीकेशनों से मिलकर बना है। और प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के निर्माण के समय कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होते हैं, इसको यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार बाद में अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है या बाद में खरीद कर कंप्यूटर के अंदर डलवाता है। तो जब यूज़र इसको खरीदता है, खरीदने के लिए उसको एक लाइसेंस भी साथ में मिलता है, जो मतलब लाइसेंस ये बताता है कि अब ये आपके लिए वैलिड है या आप इसके लिए एक वैलिड यूज़र ना। आपको लाइसेंस इसलिए दिया जाता है कि वो लाइसेंस आपके नाम पे है तो आप इस प्रोग्राम का यूज़ कर सकते हो, इस प्रोग्राम को यूज़ ही कर सकता। ऐसे प्रोग्राम को खरीदने पर आपको लाइसेंस साथ में मिलता है, वो होता है प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर। लाइसेंस एक तरीके से आपको अधिकार दिया जाता है इस प्रोग्राम को काम में लेने के लिए। क्लियर हो गया ये बात। चलिए तो यह एक प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है, तो ये आप याद रखेंगे ही। पिछली जब सॉफ्टवेयर वाली क्लासेस देखोगे तो वहाँ अपन ने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर है जिसे खरीदना पड़ता है लाइसेंस के साथ में, ठीक है। तो ये है एमएस ऑफिस। चलिए नेक्स्ट देखिए, एमएस ऑफिस जो है मार्केट में अगर हम बात करें तो एमएस ऑफिस मार्केट में हॉरिजेंटल एप्लीकेशन के रूप में है। एमएस ऑफिस जो है हॉरिजॉन्टल मार्केट एप्लीकेशन है,
एमएस ऑफिस एक हॉरिजेंटल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज। क्षैतिज यानी कि जब समान रूप से काम में लिया जाए, है ना, समान रूप से काम में लिया जाए, तो ये क्षैतिज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो सामान्य समांतर रूप से सभी क्षेत्रों में काम में लिया जा सकता है। भाई एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम में ले सकते हो, एजुकेशन के अलावा बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी आप इसको काम में ले सकते हो। भाई सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम आ रहा है, इस तरीके से ये जो है हॉरिजेंटल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो वर्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। वर्टिकल का मतलब है ऊर्ध्वाधर। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि क्या बोले, जैसे कि कम से बड़े की ओर। जैसे एक स्कूल के एग्जाम्पल में दूं, एक स्कूल का मैं एग्जाम्पल दूं, तो जैसे कि अगर मान लो कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट टीचर से बात कर रहा है और टीचर जो है वो प्रिंसिपल से बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो काम करने का तरीका है, तो वो देखो कि भाई आपने अधीनस्थ से उच्चतम की ओर काम किया जा रहा है। लेकिन मान लो कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल टीचर को ऑर्डर दे रहा है, फिर टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है। ये है कि भाई एक हायर पे जो बैठा है वो अपने अधीनस्थ से ऑर्डर दे के काम करवा रहा है ना। तो कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे ही होते हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि ये वर्टिकल मार्केट है। उपयोगिता की डिमांड के आधार पे कि क्षेत्र विशेष के काम के लिए बनाए जाते हैं ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में उपयोग में आने वाले जो भी सॉफ्टवेयर है वो वर्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, कि वो उसी क्षेत्र के लिए बने हैं, उसके अलावा वो और किसी अन्य काम के लिए बने हैं ना। जब कभी किसी एक विशेष प्रकार के काम को करने के लिए और एक विशेष एरिया के लिए बने, विशेष क्षेत्र में ही वो काम में आ रहे हैं, तो वो कहलाते हैं वर्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चले आगे। वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिख लो पर वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको किसी प्रयोक्ता यानी यूजर की डिमांड के आधार पर किसी क्षेत्र विशेष के लिए काम में लिया जाए, उसे वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन कहा जाता है। एमएस ऑफिस का प्रारंभिक संस्करण मैक ओएस हेतु विकसित किया गया था। एमएस ऑफिस का सबसे पहला वाला जो संस्करण है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु विकसित किया गया था, ठीक है। 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा 99 में सर्वप्रथम तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु विकसित किया गया। अब देखो एमएस ऑफिस का पहला संस्करण तो मैक ओएस हेतु विकसित किया गया था, लेकिन कब किया गया था? 1989 में। और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा 1990 में, 1990 में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हेतु इसको विकसित किया गया एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को ऑफिस ऑटोनेशन यानी स्वचालन तथा पीसी पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पीसी पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, यानी पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन यानी स्वचालन, और पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एमएस ऑफिस के कौन कौन से वर्जन हैं जो अभी तक लॉन्च हो चुके हैं? तो देखो एमएस ऑफिस 1.0, एमएस ऑफिस 2.0, 3.0, ऑफिस 95, 97, ऑफिस 2003, ऑफिस 2000, ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2007, ऑफिस 10, 2013, 2016, 2019, उसके बाद में अभी लेटेस्ट है 2021। ये क्या है भाई? 2021, ठीक है। चलिए आगे चलिए। एमएस ऑफिस को ऑफिस सूट भी कहा जाता है, ऑफिस सूट भी कहा जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में। ऑफिस सूट निम्न में से कौन सा पैकेज सॉफ्टवेयर है? वहाँ एमएस ऑफिस आपको ऑप्शन में ढूंढ। एमएस ऑफिस 2019, एमएस ऑफिस का ये गलत था, आप 2021। एमएस ऑफिस 2021 एमएस ऑफिस का नवीनतम वर्जन है। नेक्स्ट देखो, एंड्रॉइड फोन, आईफोन आदि में भी एमएस ऑफिस WPS ऑफिस के नाम से तो एंड्रॉइड फ़ोन होते हैं, आईफोन होते हैं, उसमें ये एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर किस नाम से उपलब्ध है भाई? WPS का मतलब होता है वर्ड प्रेजेंटेशन, वर्ड प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, वर्ड प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट, ये फुल फॉर्म होती है इसकी ना। यानी वर्ड का मतलब एमएस वर्ड मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट मिल जाएगा, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है। एंड्रॉइड फ़ोन में और आईफोन में एमएस ऑफिस WPS के नाम से उपलब्ध होता है।
WPS के अंतर्गत मुख्य प्रोग्राम आते हैं। अब इस WPS के अंतर्गत क्या-क्या मुख्य प्रोग्राम आते हैं, जैसे MS वर्ड आता है, जो कि एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट आएगा इसके अंदर, जो कि एक प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल आएगा, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। MS एक्सिस भी मिलेगा, जो कि रेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना? आउटलुक भी मिलेगा, जो कि एक मेलिंग सॉफ्टवेयर है। नोटबुक भी मिलेगा, जो कि एक पब्लिशर या पेज मेकर कोरल फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती है किसके अंदर भाई, एमएस ऑफिस के अंदर। ठीक है, चलिए। अब इस एमएस ऑफिस के अंदर ये सारी एप्लीकेशंस होती है ना, इसमें से हमें सिर्फ जो है पढ़नी क्या क्या है, एमएस वर्ड को डिटेल से पढ़ेंगे, एक्सेल पावर पॉइंट को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो है कम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में दिए होते हैं। ठीक है, जो है अब यहाँ तक हम लोगों ने हमारा एक नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लिया, और साथ ही साथ हमने पिछला चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है, सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया, विंडोज सॉफ्टवेयर हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है एमएस ऑफिस, और उसके अंतर्गत अब अगले सेशन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए आप, रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि अभ्यास ही हमेशा क्या होता है, सफलता दिलाता है। ठीक है, तो जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप रिवीजन देंगे, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें और उतना ही ज़्यादा आप अपनी मंजिल के करीब होंगे। चलिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।